हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिक। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और बिटकॉइन का ऑरेंज और ऊपर ये ग्रीनरी देख रहे हो, वेब3 की दुनिया भी आज 40,000 के लेवल को सेलिब्रेट कर रही है। मतलब ये वो मोमेंट है, ये वो मौका है। 19 महीने बाद ये ग्रीनरी देखने को मिली है। 19 महीने बाद ये 40,000 यूएस डॉलर का लेवल क्रॉस करने की जो ख्वाहिश थी, जो जो लोग सोच रहे थे कि यार 40,000 यूएस डॉलर क्रॉस करेगा, वो ग्रीनरी आज आपको वेब3 की दुनिया पे देखने को मिल रही है। और वेब3 की दुनिया अकेला ऐसा शो है, जब बिटकॉइन 69,000 यूएस डॉलर से 60 हुआ, 50 हुआ, 40 हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ, 16 हुआ, 15,500 हुआ। लेकिन हमारी कन्विक्शन का जो लेवल था, वो हमेशा ग्राफ उसका ऊपर रहा। 16,500 पे भी ग्राफ ऊपर था, 20,000 पे भी ग्राफ ऊपर था। वेब थ्री की दुनिया का शो का मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि जब बुल होता है ना, बुलिश होती है मार्केट, तो सारे लोग आपको कंटेंट बनाते हुए दिखेंगे, अच्छी अच्छी बातें करते हुए दिखेंगे। ठीक है, कन्विक्शन आ जाती है। जब सब कुछ बढ़ रहा होता है ना, तो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ना, उनकी कन्विक्शन आप लेवल देखोगे। लेकिन वेब3 की दुनिया अकेला ऐसा चैनल है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको, कि जब 16,000 यूएस डॉलर पे भी गया ना बिटकॉइन, तो कन्विक्शन लेवल की रत्ती भर भी कमी नहीं थी। हमने कंटेंट आपको इतना दिया कि आपका ओपिनियन बन सके कि यार मुझे घबराने की जरूरत है क्या, क्रिप्टो मार्केट खत्म हो गई। चेतन भगत कह रहा है क्रिप्टो इज डेड, ये कह रहा है क्रिप्टो खत्म हो गया, एफटीएक्स, लूना, सेल्सियस, क्या क्या चीजें हमने देखने को मिली। लेकिन फिर भी वेब3 की दुनिया ने बोला यार थम जाओ, बिटकॉइन कहीं नहीं जा रहा है, सब्र करो, पेशेंस रखो, होल्ड करो। 10 साल के लिए है, हिम्मत है तभी इसमें आओ। वेब थ्री की दुनिया ने आपके इंफॉर्मेशन का लेवल, इस लेवल पे आपको इंफॉर्मेशन दी कि आप ना कन्विक्शन से भरे हो। आपके सीने के अंदर जेब खाली हो सकती है आपकी, वेब थ्री की दुनिया के ऑडियंस की जेब खाली हो सकती है, लेकिन सीने में बहुत कन्विक्शन है। और ये जो सीने में कन्विक्शन होता है, एक दिन जेब पे भी असर पड़ता है। और आज अगर आप कन्विक्शन के साथ इसमें रहे होगे, तो आई एम श्योर कि आप वेब थ्री की दुनिया का थैंक यू बोलोगे। और अगर कमेंट के अंदर, मैं आज के बाद शो बनाना छोड़ दूंगा भाई साहब, अगर आप मुझे कमेंट के अंदर ये नहीं बताओगे कि हाँ सर, वेब थ्री की दुनिया की वजह से कन्विक्शन लेवल में तो कोई जवाब नहीं है सर, और इसका हमें फायदा हुआ। वेलकम प्रणव, आज खुशी का माहौल है। इथेरियम भी आएगा यार, धीरे धीरे आएगा, टेंशन ना लो। मैं उम्मीद करता हूँ आएगा, लेकिन तुम आज बिटकॉइन पे खुश तो हो ही सकते हो यार। हमने अधिकतर बार आपको हम्म। फंडामेंटली बताया कि क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एंड इन जनरल एवरीथिंग इज मोमेंटम दैट लीड्स टू मार्केट शाइनिंग एंड ग्रोइंग। अगर मोमेंटम अच्छा होगा, अगर लोगों का इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट अच्छा होगा, तो हर चीज बनने लग जाएगी एंड थिंग्स विल गो अप। अगर लोगों को लगेगा कि इस पर्टिकुलर चीज ये पर्टिकुलर एसेट क्लास के अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे कि माइकल सेयर का कहना, उसके बाद ईएसजी रिपोर्ट्स आना, उसके बाद हार्मनिंग की चीजें होना, और वो सब जो भी हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स जो मोमेंटम बना है, तो मोमेंटम के कारण बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। और कभी भी मोमेंटम ऐसा नहीं होता कि मतलब बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है, जो हमें 19 महीने पहले देखने को मिला था, और एकदम से कोई एक न्यूज आई और हर चीज पलट जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। इट इज ऑलवेज ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ थिंग्स। इसलिए हम जो मंडे को शो करते थे, जिसमें हम न्यूज बताते थे, उसमें हम वो मोमेंटम डिस्कस करते थे कि क्या क्या चीजें बन रही हैं, क्या क्या चीजें पनप रही हैं, जिसके बाद चीजें अच्छी होने को दिख सकती हैं। what is this small news that might be converting into something big, the news of a news, वो वाली चीजों को जो हमने, जो स्टोरी ऑफ अ न्यूज और जो बैकडोर टॉक्स को हमने डिस्कस किया, जिसके कारण कोई न्यूज बनती है, उसके कारण आई थिंक होपफुली वेब3 की दुनिया के यूजर्स को बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा। एंड दैट्स वेयर, लाइक यू नो, इन माय ओपिनियन, अगर आप इस शो को देख रहे हो बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, या फिर 1 साल या उससे ज्यादा से, सो आई होप आपको एटलीस्ट कन्विक्शनली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, एंड यू आर स्टिल अ बिलीवर ऑफ बिटकॉइन एंड द होल वेब3 इकोसिस्टम इन जनरल। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो खासकर ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो मोमेंटम है, वो किन पर्टिकुलर न्यूज़ेस के कारण बना है, कौन से रीजंस हैं जिसके कारण लोग जो बिटकॉइन है वो 40,000 पे पहुंचा, और कौन सी ऐसी न्यूज़ है स्पेसिफिकली जिसके कारण ये चीज हुई है। राइट, तो आज हम एक्चुअली में ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों बिटकॉइन जो है वो अब तो 41,500 के आसपास दिख रहा है, 41,241, 300 के करीब दिख रहा है। ये मोमेंटम इसमें बना क्यों है? आपको जो जो लोग इंडस्ट्री में नए आए हैं, या इंडस्ट्री में आज ही
उन्होंने सोचा कि अरे यार बुल मार्केट आ गई, चलो आज ही एंट्री लेते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हुआ ये। एक्चुअली में 300-400 दिन से बहुत कुछ हुआ है इस स्पेस में, और इस स्पेस के जो 12 मुख्य कारण हैं उनको आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 12 मुख्य कारण ये वो हैं जिसकी वजह से आज बिटकॉइन के अंदर आप इतना ज्यादा बुलिश सिनेरियो देख रहे हो। एक रात के अंदर कुछ नहीं होता, ये गैम्बलिंग की टेबल नहीं है कि एक रात के अंदर बिटकॉइन अचानक बढ़ने लग गया। आप भूल जा रहे हो कि 19 महीने लगे हैं इसको अपने 40,000 यूएस डॉलर को क्रॉस करने के लिए। आप इससे अंदाजा लगाइए कि 800 दिन 900 दिन से बेयर मार्केट के अंदर है। इन 900 दिन के अंदर बिटकॉइन के स्पेस में इतना कुछ हुआ है, उसको समराइज करते हैं 12 पॉइंट के अंदर। हुआ तो बहुत कुछ है, 12 से नहीं, इनफैक्ट अगर मैं उसको गिनने पे आ जाऊं तो 80 से 90 चीजें होंगी जो हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं। छोटी छोटी कंपनीज के का इसके अंदर एंट्री लेना, इंश्योरेंस कंपनीज का इसमें इंटरेस्ट दिखाना, पेंशन कंपनीज का इनका इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाना, बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी जो 12 मुख्य कारण है उनको हमने बताने की कोशिश करी। ये शो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि आप अगर इस शो को बुकमार्क कर लोगे, सेव कर लोगे, तो आपसे जब भी कोई पूछेगा कि यार कन्विक्शन है क्या, मैं इसके अंदर कुछ करूं एंट्री, तो आप ये वीडियो उसको शो कर सकते हो। तो उन 12 मुख्य कारण को हम देखते हैं। लेट्स शेयर द स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मतलब जो सब लोगों का चहीता है, जिसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं, जो एक तरह से एक टेक्नोलॉजिकल मार्बल भी है, जो हर साल 4 साल के अंदर आता है, वो है हार्वनिंग। अगर मैं आपको टेक्निकली थोड़ा सा समझाऊं हार्वनिंग बिफोर काशिफ टेक्स इट ओवर, इज दैट क्या होता है कि बिटकॉइन के जो माइनर्स होते हैं, जो माइन करते हैं बिटकॉइन को, जो ब्लॉक प्रोड्यूस करते हैं, उनको वो ब्लॉक प्रोड्यूस करने के लिए वो सारे के सारे जो बिटकॉइन नेटवर्क के अंदर ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसको उस ब्लॉक के अंदर अकोमोडेट करने के लिए सबको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, है ना। और दो तरह से माइनर्स को रिवॉर्ड मिलते हैं। एक मिलते हैं ट्रांजैक्शन फी रिवॉर्ड, जो उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जितने ट्रांजैक्शंस हुए उन सब की फीस, प्लस एक होता है जो नेटवर्क देता है, जो कि इन्फ्लेशनरी रिवॉर्ड होते हैं। वो अभी 12.5% के ऊपर है पर ईयर, यानी हर ब्लॉक के ऊपर कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिटकॉइन मिलते हैं। अगर हम देखें तो बिटकॉइन पर ब्लॉक 6.25 बिटकॉइन के करीब अभी अगर हम देखें तो 6.25 बिटकॉइन सब हर ब्लॉक को माइन करने के लिए अभी एक माइनर को मिलते हैं 12.5% के हिसाब से। तो अब क्या होगा, हर हर 4 साल के अंदर हार्वनिंग होती है, जिसके बाद जो ब्लॉक रिवॉर्ड है, यानी कि माइनर्स को जो पैसे मिलते हैं ब्लॉक को माइन करने के लिए, वो आधे होते जाते हैं। 50%, इट कीप्स ऑन गेटिंग 50%, 50%, 50%, इट कीप्स गेटिंग कट। ठीक है, तो अभी 6.25 बिटकॉइन मिल रहा है, यानी 12.5% पर ईयर के हिसाब से बिटकॉइन के अंदर इन्फ्लेशन हो रहा है। ये आधा हो जाएगा, ऑलमोस्ट इट विल बी कट टू हाफ, एंड दैट विल रिड्यूस टू 6.25% मेरे ख्याल में। एंड दैट इज वेयर द यूनिट इकोनॉमिक्स, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सप्लाई वर्सेस डिमांड, कि जो सप्लाई है बिटकॉइन की वो वही रहेगी, पर जो डिमांड है, जो इन्फ्लेशन होता है, जो माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता है, वो आधा हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक a big thing about the Bitcoin network in general, कि ये जो इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज होता जाता है। एक समय पे 25% था, एक समय पे 50% था, अभी 12.5% है। ये और आधा हो जाएगा। माइनर्स के जो रिवॉर्ड है वो आधे हो जाएंगे, तो वो ज्यादा मतलब बिटकॉइन ज्यादा नेटवर्क के अंदर आएगा ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सप्लाई डिक्रीज हो रहा है और अगर डिमांड उतनी ही है और बढ़ रही है, तो दैट इज अ गुड वे टू थिंक अबाउट द रीजन व्हाई देयर इज अ गुड चांस ऑफ इंक्रीज ऑफ द एसेट क्लास दैट इज अंडरलाइंग देयर। सो इसीलिए एक ये बहुत बड़ा मोमेंट है और इसको सब लोग ट्रैक करते हैं। पिछले बिटकॉइन हार्वनिंग अगर मैं आपको बता दूं 2020 के अंदर हुई थी, उसके बाद ही एक मोमेंटम बना था बिटकॉइन का, और उसके बाद वेब3 का एक नैरेटिव आया था और इथेरियम का नैरेटिव आया था, और उसके बाद सारे ऑल्ट कॉइन चले थे। पर सब कुछ हार्वनिंग ने ही इनिशिएट किया है। 2016 में भी ऐसा हुआ था, 2020 के अंदर भी ऐसा हुआ, और लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं इट इज ऑलवेज द हिस्ट्री व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ। तो वो उसके हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2024 की हार्वनिंग के बाद भी बिटकॉइन की एक वेव आएगी, एक मोमेंटम बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, जिसके बाद सारा का सारा वेब3 इकोसिस्टम और क्रिप्टो पॉजिटिव ग्रीन की तरफ जाएगा।
या एब्सोल्युटली एंड आप थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। मैं टेक्निकल नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपने बता दिया, मैं सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस समझाने जा रहा हूँ आपको। इंपॉर्टेंस ये है कि देखिए किसी भी एसेट क्लास के अंदर ये दुनिया की अकेली ऐसी एसेट है जो कि मैन मेड है, बट दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय मैन हिमसेल्फ। ये पहली एसेट क्लास है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये दुनिया का अकेला ऐसी एसेट है जो मैन मेड है लेकिन नॉट कंट्रोल्ड बाय मैन हिमसेल्फ। ठीक है, ये ब्यूटी है। दूसरी चीज, एक और खास बात बताता हूँ बिटकॉइन की जो आपने नहीं सुनी होगी। आदमी बाय नेचर ग्रीडी होता है, मानते हो? मैं भी हूँ। ठीक है, हर एक को ज्यादा चीज चाहिए होती है। तो जब कोई चीज प्रचलन में आती है, प्रसिद्ध होती है, राइट, जो सबको चाहिए, तो जब उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो जो उसका सप्लायर होता है वो ग्रीडी होता है। वो क्या करता है, जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो वो, उसका डिमांड बढ़ती है पीछे से, सप्लाई लिमिटेड होती है तो उसकी कीमत बढ़ने लगती है एसेट की। तो जो पीछे सप्लायर होता है वो ग्रीडी होता है, वो कहता है यार मेरे को और पैसा कमाना है, तो क्या करता है जल्दी जल्दी माइन करने लग जाता है उस एसेट की, क्योंकि मार्केट में जो बढ़ा हुआ प्राइस है उसका फायदा उठाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पीछे से ज्यादा सप्लाई लेके माल मार्केट में फेंकता है, जब मार्केट में माल की सप्लाई बढ़ती है, प्राइस क्रैश हो जाता है। ये सिल्वर के साथ होता है, ब्रॉन्ज के साथ होता है, कॉपर के साथ होता है, स्टील के साथ होता है, और ये गोल्ड के साथ भी होता है। गोल्ड के साथ चक्कर क्या है कि जब माइनर पीछे से माल लेने जाता है तो माल इतना ला नहीं पाता है, क्योंकि उसकी माइनिंग जो है वो डिफिकल्ट है बहुत, और गोल्ड रेयर मेटल है, बहुत आसानी से नहीं मिलता। सिल्वर आसानी से मिल जाता है, कॉपर और ये सारे ब्रॉन्ज वगैरह सब आसानी से मिल जाते हैं, पीतल, स्टील तो कारखाने में बनता है। तो यही गोल्ड को स्पेशल बनाता है। बिटकॉइन की खासियत क्या है कि जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ जाए, ब्लैक रॉक जैसी 10 कंपनियां मांग ले, बिल गेट्स से लेके माइक्रोसॉफ्ट ना पैसे लेके पहुंच जाए, बोले जी मेरे को बिटकॉइन दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिटकॉइन का नेटवर्क डजंट केयर अबाउट इट। अगर नेटो कल को बोल दे मुझे बिटकॉइन चाहिए, सिर्फ मैं खरीदूंगा बिटकॉइन, तो भी बिटकॉइन डजंट केयर, बिटकॉइन की सप्लाई नहीं बढ़ सकती। दैट इज द ब्यूटी। ये हार्वनिंग क्या करता है, हर 4 साल बाद, इस तरीके से सतोशी ने इसको डिजाइन किया कि इसमें एक सप्लाई शॉक आता है 4 साल बाद। 4 साल बाद जो उसकी रिवॉर्ड्स हैं, बिटकॉइन की सप्लाई है वो आधी रह जाती है फ्रेश बिटकॉइन की। और जब वो सप्लाई आधी रह जाती है, डिमांड विद टाइम बढ़ रही है। जब डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई का शॉक लगा तो क्या होगा? ठीक है, सो दिस मेक्स बिटकॉइन स्पेशल। एक लाइन के अंदर फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने मर्जी दम लगा लो, जितने मर्जी डिमांड हो जाए, सप्लाई नहीं बढ़ सकती। ये अकेली एसेट क्लास है पूरी दुनिया में जिसकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती, और श्योरिटी के साथ, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थ्योरेटिकली बढ़ाई जा सकती है, थ्योरेटिकली आप कोड के अंदर चेंज करके बढ़ाई जा सकती है, थ्योरेटिकली पेपर पे आप कर सकते हो, बट दिस हैज नेवर बीन अटेम्प्टेड today, and this can never be पॉसिबल। अगर किसी को करना है तो उसके लिए वो फोर्क इज द ओनली सोल्यूशन, कि अगर आपको एक नई चेन, अपनी चेन बनाने की, जी 42 मिलियन बिटकॉइन होने चाहिए या 100 मिलियन बिटकॉइन होने चाहिए, तो वो एक नई चेन फोर्क हो सकती है, राइट। बट लेकिन जो अल्टीमेटली जो बिटकॉइन की जो थीसिस है, जो 21 मिलियन बिटकॉइन है, जो उसके कोर में एम्बेडेड है, जो उसके कोड में एम्बेडेड है, राइट, उसको चेंज करने के लिए एक बहुत बड़ी लंबी एक प्रक्रिया, एक पूरा डिसेंट्रलाइजेशन का एक नेटवर्क है जिसके अंदर आपको पूरे एक वोटिंग सिस्टम से गुजरना पड़ता है। खैर मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, थ्योरेटिकली पॉसिबल, बट दिस इज द ओनली एसेट क्लास एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू रियलाइज इट, राइट। सो इसीलिए इसको हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन माना जाता है। तो ये था पहला पॉइंट। राइट। दूसरा पॉइंट जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, पर जो इसका इम्पोर्टेंस हमको अब देखने को मिल रहा है, वो ये है कि बिट इंस्टीट्यूशन जब कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास के अंदर आ जाते हैं, तो पहली बात तो वो एसेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और सीरियसली देखा जाता है, एंड इवेंचुअली उसका प्राइस भी उसके हिसाब से बढ़ता है। अगर आप देखो तो बिटकॉइन इनिशियली जब बहुत कम लोग जानते थे 2012-13 के अंदर, तो सिलिकॉन वैली के अंदर टेकीज उसका इस्तेमाल करते थे, इधर से उधर अपने मतलब लाइक ना ऐसी मजे के लिए, किसी को अगर पिज्जा खरीदना है तो उसने 1000 बिटकॉइन से पिज्जा खरीद लिया, ये कर लिया वो कर लिया, इसके हिसाब से बिटकॉइन का यूज होता था। धीरे धीरे बिटकॉइन का जो मतलब बहुत ज्यादा सीरियस जो यूज केस है वो शुरू में नहीं आया था, बट इस तरह से वो चालू हुआ था कि लोग माइन करते थे अपने कंप्यूटर पे, और उसके बाद जो बिटकॉइन आता था वो एक दूसरे को पास पास करते थे, जो टेकीज थे वो उन्हीं के चीज हुआ करती थी। उसके बाद माइनिंग को एक सीरियस बिजनेस माना गया,
चाइना के अंदर बहुत सारी माइनिंग रिग्स क्रिएट करी गई। टेक्सास जो कि एक इलेक्ट्रिकल जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी सस्ती है कंपेरेटिवली, वहाँ पे माइनिंग रिग्स क्रिएट करी गई और उसके थ्रू बिटकॉइन माइन हुआ गया, होना चालू हुआ। एंड इवेंचुअली इंपॉर्टेंट लोगों ने, फाइनेंशियल लोगों ने, वॉल स्ट्रीट से जो निकले थे उन लोगों ने वीसी वेंचर कैपिटल फंड बनाया बिटकॉइन और बिटकॉइन के प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए, उसको एक्वायर करना चालू किया। और उसके बाद जो नैस्डैक और इस तरह की लिस्टेड कंपनीज थी, उन्होंने बिटकॉइन के अंदर इंटरेस्ट दिखाया। बहुत बड़ी बड़ी बैंक्स ने इसके बारे में रिपोर्ट्स बनाई और उसके थ्रू बिटकॉइन के बारे में बात करी। शुरू में क्रिटिसाइज किया, इवेंचुअली एक्सेप्ट किया। तो ऐसे ही कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास एक पर्टिकुलर रेडार में आता है और इंस्टीट्यूशंस का उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। शुरू में कुछ सीरियसली नहीं होता है, फिर कुछ वीसी फंड जिसके अंदर कुछ पैसे लगा के देखना चाहते हैं कि कैसा होता है क्या होता है, लिक्विड फंड जिसके अंदर पैसा लगाते हैं और देखते हैं कैसा होता है क्या होता है, क्योंकि उनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देना पड़ता है अपने इन्वेस्टर्स को। और उसके बाद नैस्डैक की बड़ी बड़ी कंपनी इसके अंदर इन्वेस्ट करती हैं। और पिछली बुल मार्केट में यही एक बड़ी डेवलपमेंट हुई थी कि माइक्रो स्ट्रेटजीज नाम की एक नैस्डैक पब्लिक लिस्टेड कंपनी ने अपने ट्रेजरी के अंदर बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया एज एन एसेट। और अब ऐसा देखा जा रहा है कि आफ्टर दैट पर्टिकुलर मूव 2024 के पहले, जो नेक्स्ट हार्वनिंग है उसके पहले, एक और बड़ा माइलस्टोन क्रिएट हो सकता है जब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ईटीएफ अप्रूव हो जाए बिटकॉइन का। अभी तक आप लोग बोलोगे कि यार ये ईटीएफ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर किसी को बिटकॉइन लेना है तो कॉइनबेस पे जाएगा, अकाउंट बनाएगा और उसके थ्रू ले लेगा डायरेक्टली। क्या जरूरत है फालतू में ईटीएफ करने की? कोई अगर बड़ा इन्वेस्टर होगा, कोई एक क्रेडिटेड इन्वेस्टर होगा, तो वैसे भी कर सकता है। पर बात यह है कि अगर ईटीएफ नहीं है तो उसके हिसाब से अगर और कोई अगर बड़ा एक क्रेडिटेड इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो एक ग्रे जोन में इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि अभी आप देख ही सकते हो कि बाइनेंस यूएस के ऊपर कितनी बड़ी गाज गिरी है यूनाइटेड स्टेट्स की। उसके बाद कॉइनबेस भी पूरी तरह से सिक्योर नहीं है, ऑल्दो इट हैज इट्स ओन फाइट्स गोइंग ऑन विद द यूएस गवर्नमेंट। तो लोग इन कस्टोडियल्स के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। एफटीएक्स के केस के बाद तो इन कस्टोडियल्स ऑफ कीपिंग मनी के ऊपर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। एंड जो एक क्रेडिटेड इन्वेस्टर है वो बड़ा पैसा लगाता है, एक बिलियन डॉलर लगाता है अपना कोई पर्टिकुलर एसेट को एक्वायर करने के लिए। और इसीलिए वो इन पर्टिकुलर कंपनीज जैसे कॉइनबेस, जिसका खुद का वैल्यू $40 बिलियन है अभी, उसके ऊपर अपना $1 बिलियन का एसेट नहीं रखना चाहेगा। एंड दैट इज वेयर इन माई ओपिनियन ईटीएफ्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो डायरेक्टली ये एक्सचेंज के हैसल को नहीं यूज करते, एक्सचेंज के हैसल को बाईपास करते हुए डायरेक्टली एक बॉन्ड के तरीके से ईटीएफ खरीद ले। और उस ईटीएफ को वो जैसे ही खरीदेगा वैसे ही यूएस गवर्नमेंट को बिटकॉइन लेके उसका अंडरलाइन पेपर वैल्यू को सपोर्ट करना पड़ेगा और वो लीगली ट्रस्टेड होगा और लीगल कस्टोडियलशिप के अंदर और लीगल कस्टोडियलशिप के थ्रू होगा। ऑल्दो उसके भी नुआंसेस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, कौन कैसे ईटीएफ को अप्लाई कर रहा है। बट फॉर नाउ दिस विल बी अ वेरी बिग डेवलपमेंट और ये आप सबको पता है, पर मैं आपको और डिटेल में बता रहा हूँ कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और ये क्यों सिग्निफिकेंस रखता है। ऑल्दो कनाडा के अंदर और भी कुछ कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो गया है, पर वहां के लोगों के पास उतने पैसे नहीं है कि वो उसके साथ चीजें बढ़ा सकें। गोल्ड का भी $1 ट्रिलियन का ईटीएफ है, उसमें से 900 बिलियन सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही है। तो यूएस का जो बिटकॉइन का ईटीएफ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पिविटल है इसमें इंस्टीट्यूशनल बड़ा पैसा आने के लिए। और उसको उसका एक बहुत मेजर डेवलपमेंट होते हुए एसईसी के डिफरेंट डिफरेंट जो अधिकारी हैं वो बोलते हुए कि इट इज इनएविटेबल टू नॉट गेट इट अप्रूव्ड, वो बताता है हमें कि एक अच्छी रैली क्रिएट कर सकता है। मेरा तो ये मानना है कि 12 ईटीएफ ऑलरेडी हैं, 13वां कल आ गया, 13 ईटीएफ ऑलरेडी हैं एक साथ अगर अप्रूव हो गए तो आप सोच सकते हो कितना, अगर 1% भी इन एसेट मैनेजर्स ने अपना अगर फंड अपना एलोकेट कर दिया तो आप समझ सकते हो कि कितनी वैल्यू हो सकती है। ये वही है कि जिस तरीके से ईटीएफ ने गोल्ड के साथ किया था वही ईटीएफ बिटकॉइन के साथ भी करेगा। रातों रात होगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला कि एक रात के अंदर होगा। फुल प्रूफ है? नहीं, क्योंकि इसमें एक इशू ये भी है कि आपकी पिछली स्क्रीन पे अगर आप जाएंगे, एक सेकंड, आपने अभी एक स्क्रीन खोली थी, हाँ, ये एक इशू ये भी है, इस इशू के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा।
ये जितने भी ईटीएफ हैं ये कह रहे हैं मेरे बस की नहीं है, मैं अपने पास नहीं रखूंगा, मैं कस्टोडियन रखूंगा इसका। ये सारे ईटीएफ जब बिटकॉइन को बाय करेंगे तो कस्टोडियन एक्सेप्ट फिडेलिटी, अगर आप देखो फिडेलिटी ने इसमें लिखा है सेल्फ कस्टडी, इसको छोड़ के सबने अपने कॉइन बेस को वो बनाया है कस्टोडियन। मतलब मैं ईटीएफ लॉन्च कर रहा हूँ, ईटीएफ के बदले में जितना आप मेरे को पैसा दोगे मैं बिटकॉइन खरीदूंगा। मैं अगर ब्लैक रॉक हूं तो मैं बिटकॉइन खरीदूंगा, खरीद के अपने पास नहीं रखूंगा, मैं कॉइन बेस के पास रखूंगा। आपका पैसा उससे बिटकॉइन मैं खरीदूंगा लेकिन रखूंगा कॉइन बेस पे। तो सोचो कि इसमें फिर से वही जो हम एक C5 के अंदर एक इशू होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि जो थर्ड पार्टी पे जिसका रिलायंस है आपका, यू नो, जो कस्टोडियंस होते हैं, जो उनके जो इश्यूज होते हैं, जो हमने और भी देखे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो एक्सेप्ट फिडेलिटी, सेल्फ कस्टडी, एवरीवन इज रिलाइंग ऑन कॉइन बेस और जेमिनाई। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि कल को हम एक बहुत बड़ा कस्टोडियन बना देंगे कॉइन बेस को, राइट। उस पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे होगा डेफिनेटली। 13 एसेट मैनेजर्स बिटकॉइन का एटीएफ की एप्लीकेशन लेके गुहार लगा रहे हैं 5 से 10 जनवरी के बीच में, या तो उसे रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। चांसेस एक्सेप्टेंस के ज्यादा हैं जो पंडित बता रहे हैं मार्केट के। अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हो कितना पैसा इसमें आने वाला है। अब ये क्योंकि 5 से 10 जनवरी के बीच में, तो एक महीने पहले कभी भी ऐसे नहीं होता है। जिस दिन अप्रूव होगा उस दिन आपको कुछ खास एक स्पाइक देखने को मिलेगा। जो बुलिश जो लोग होते हैं ना, वो पहले से ही उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो राइट, तो लोग आज तैयारी कर रहे हैं, जिस दिन होगा हो सकता है उस दिन डंप हो जाए। मैं तो कहता हूँ जिस दिन अप्रूव हो गया उस दिन हो सकता है करेक्शन आ जाए, क्योंकि न्यूज तो एक्सपेक्टेड है ना, तो लोग जिन्होंने फायदा उठाना होगा पहले उठा लेंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना। जो वेल्स हैं वो पहले काम करती हैं, न्यूज पे वो काम नहीं करते जिस दिन न्यूज आई जी उस दिन वेल काम करना शुरू करेगी, नहीं। न्यूज हमेशा जो वेल्स होती है वो रूमर्स पे काम करती है। बाय द न्यूज, राइट, बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज, सॉरी, बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज। तो न्यूज पे सेल करती है और रूमर को बाय करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात को समझना। जिस तरीके से आज के डेट में आप सुनते रहते हो कि सोलाना के बारे में, कि सोलाना ये, सोलाना वो, सोलाना का रूमर, सोलाना इथेरियम के सारे प्रोजेक्ट ले गया, ये ले गया। आजकल आप सोलाना के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हो कि रूमर्स, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ रूमर्स हैं, लेकिन ये जो हाइप नैरेटिव होता है ये इस तरीके से काम करता है कि फाइनली जब वो न्यूज आ जाती है तो लोग डंप करके निकल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। ईटीएफ पे हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अगले कुछ पॉइंट्स हैं उन पे उनको कवर करते हैं जल्दी से, ताकि आपको ये पता लग जाए कि बिटकॉइन जो है इसके लिए एक नैरेटिव चेंज हो रहा है, जो कि प्रणव आपको बताएंगे, फिर उसके बाद मैं अपने इनपुट देता हूँ इसमें। आप चालू करो कशिप भाई, ईएसजी रिपोर्ट के ऊपर राइट, आपको ज्यादा सो इसके बारे में। राइट, तो बेसिकली क्या हुआ है कि बिटकॉइन की ना अचानक पिछले 50 दिन के अंदर हुआ ये है, हो तो काफी दिन से डेवलपमेंट, ईटीएफ की तो बहुत डेवलपमेंट बहुत दिनों से है, लेकिन यार जो पिछले 50 दिन में जो गेम चेंज हुई है ना, वो चेंज हुई है जो एनर्जी को लेके, कि बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है। ग्रीन एनर्जी का मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है। और इतनी सारी कंपनीज ने, इतने सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च फर्म्स ने बिटकॉइन के माइनिंग के ऊपर बड़ी बुलिश और पॉजिटिव रिपोर्ट्स निकाली हैं। माना यह जा रहा है कि जो ईएसजी इन्वेस्टर्स हैं, तो कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो ईएसजी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस में डील करती हैं, राइट। कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो जिनका जिनका टारगेट होता है कि वो ईएसजी कंप्लायंट इंडस्ट्रीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। कितना पैसा ईएसजी कंप्लायंट इंडस्ट्रीज में जाता है? करीब 33 to 34 ट्रिलियन US डॉलर सिर्फ ईएसजी कंप्लायंट इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट होता है। ईएसजी होता क्या है? ईएसजी का मतलब है कि कौन सी वो कंपनीज हैं, कौन सी वो कॉरपोरेशंस हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सोशली रिस्पॉन्सिबल है, और जिनका गवर्नेंस मॉडल जो है वो बहुत डिसेंट्रलाइज है। मतलब एक आदमी के कंट्रोल में नहीं है वो कंपनी, हाईली डिसेंट्रलाइज है और बड़ी कंपनी है, नेटवर्क इफेक्ट है, उसमें लोगों की से है, राइट। बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होती है ना, उनको आप देखते हो ना, गवर्नेंस में वो सिंगल हैंडेडली एक आदमी ड्राइव नहीं कर रहा होता। तो इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, अब जब केपीएमजी जैसी कंपनीज, कैम्ब्रिज जैसी, ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस जैसी, जब इंस्टीट्यूशंस, फिडेलिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस, न्यूयॉर्क का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है,
टेक्सास का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है यार। इन लोगों ने क्या करा कि पिछले 50 दिन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मतलब पिछले 50 दिन में 5 से 6 ऐसी रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बिटकॉइन की माइनिंग को फ्यूचर बताया गया है कि ये जो दुनिया के अंदर जो एनर्जी का क्राइसिस है, राइट, उसको करेक्ट करेगा। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी डेप्थ में बताता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। रिसर्च पेपर्स में ये निकल के आया, एक तो बिटकॉइन माइनिंग खुद जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करती है, यहां तक कि एक रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो इंडस्ट्री है, ईवी इंडस्ट्री, ईवी से भी कम जो जितना ईवी रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करती है उससे ज्यादा बिटकॉइन माइनिंग जो है वो यूज करता है रिन्यूएबल एनर्जी को। इसका मतलब क्या है कि ईवी को हम मानते हैं कि दुनिया की सबसे सस्टेनेबल फ्यूचर जो होने वाला है वो बैटरीज का होने वाला है, और ईवी कार्स होंगी, ईवी रिक्शा होगी, ईवी सब कुछ होगा, सब कुछ बैटरी बेस्ड होगा। तो जो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री जो है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी का जितना इस्तेमाल करती है उससे कई ज्यादा बिटकॉइन इस्तेमाल करता है। ये रिसर्च में पाया गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये पाया गया कि बहुत सारे ऐसे जो देश हैं जहां पे ग्रिड को चलाना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट को चलाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना प्रॉफिटेबल काम नहीं है, वहां लॉसेस का काम है, तो वहां पे बिटकॉइन एक बहुत फिनोमिनल काम कर सकता है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे अफ्रीका के अंदर सपोज कोई रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, और कोई आपने लगा दिया, प्रणव ने लगा दिया। प्रणव ने जब वहां एनर्जी का प्लांट लगाया, प्रणव ने एनर्जी प्रोड्यूस करी वहां पे। जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है प्रणव, तो जो पॉपुलेशन जितनी है और जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो सरप्लस प्रोड्यूस होती है। अब जब सरप्लस प्रोड्यूस होती है तो जितनी उसकी कॉस्ट है उसको एनर्जी को प्रोड्यूस करने की, और जितना उसको रेवेन्यू आ रहा है नीचे से, अफ्रीका एक गरीब नेशन है, तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादातर सब्सिडाइज होती है, तो जब उसको रेवेन्यू नहीं आता नीचे से तो उसको प्लांट चलाने में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती। क्लियर हो गया? तो इसीलिए अफ्रीका के कई देश हैं जो आज भी अंधेरे में जी रहे हैं। तो कई रिसर्च रिपोर्ट के अंदर ये पाया गया कि बिटकॉइन इज द ओनली इंडस्ट्री जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर सकती है। राइट? कैसे? प्रणव ने बोला कि यार मेरे पास जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, मैं माइनर हूं, मैंने बोला प्रणव क्या हुआ, प्रॉब्लम में हो? हाँ यार, मैंने प्लांट लगाया था, मेरे पास ना सरप्लस ज्यादा है, डिमांड कम है, और मैं सरप्लस एनर्जी का क्या करूं यार, क्योंकि मैं रिन्यूएबल सोर्स पे हूं, मेरे मेरे प्लांट को हर वक्त चलना होता है, मैं उसे बंद नहीं कर सकता, तो मैं इस सरप्लस एनर्जी का करूं क्या? तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही है, मैं सोच रहा हूँ इसे बंद कर दो। तो प्रणव कहता है एक सेकेंड, मैं माइनर हूं, मैं तेरे यहाँ पे प्लांट लगा रहा हूँ, जब भी तेरे पास सरप्लस हो तो मुझे दे दे, और जब तेरे को लगे कि तुझे ज्यादा चाहिए, मतलब तेरी डिमांड बढ़ गई है, तो मैं अपनी कुछ माइनिंग मशीन्स को बंद कर दूंगा और तू कंज्यूम कर लेना। और ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, राइट? ऑटोमेटेड, ये मैनुअल, इसमें कुछ भी नहीं है। इफ यू हैव अ सरप्लस एनर्जी यू आर डाइवर्टिंग टू माइनर, और जब माइनर को लगता है कि डिमांड उस तरफ बढ़ गई है पब्लिक की, तो माइनर से वो सप्लाई उधर चली गई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिटकॉइन माइनिंग। रिसर्च पेपर्स ये कह रहे हैं कि दुनिया से अगर अंधकार हटाना है तो बिटकॉइन माइनिंग को आप प्रमोट करिए, जहां जहां प्लांट लॉस में है, जहां प्लांट बंद पड़े हैं, वहां माइनिंग का ऑपरेशन स्टार्ट करवा दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी के जो प्लांट्स हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएंगे। मैंने क्यों इतना टाइम लिया इसको समझाने में? कई बार हमें पता है क्या लगता है, हमें ना टेक की ना डेप्थ में नहीं जाते। आज आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन 41, 42, 43 जा रहा है, अरे बुलिश, बुल मार्केट टू द मून। आप समझो वजह क्या है। आज इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि वजह क्या है। ये राइट, राइट, वही ईएसजी की चीज है। और अगर अधिकतर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो सबसे पहले ईएसजी देखती है, उनको कार्बन न्यूट्रल होना जरूरी है। और कार्बन न्यूट्रल क्रेडिट्स भी लोग शेयर करते हैं अपने पास। तो इसीलिए अगर कंपनीज को इंटरेस्ट होना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीरियस इन्वेस्टमेंट आना है बिटकॉइन एज अ एसेट के अंदर, तो ईएसजी न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखो तो एक के बाद एक
सब कंपनीज ने बताया है, जैसे कैम्ब्रिज वालों ने इसको रिवाइज किया, फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ने अपने आप से खुद से बताया धीरे धीरे करके कि व्हाट इज द ईएसजी वैल्यू। और ये एक तरह से मैं बताऊं आपको, तो ये सब जो रिपोर्ट्स है ना, वो एक तरह से इट इज द सन्नाटा बिफोर द स्टॉर्म। एक और उसी के अंदर है कि मतलब वही मैं आपको बता रहा था कि जो सीरियस इन्वेस्टमेंट है उसको आने के पहले ये सब चीजें होती हैं, उसके बाद सीरियस इन्वेस्टमेंट आता है। उसी तरह से एक और चीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया 2020 के अंदर माइकल सेयर विद हिज पब्लिक कंपनी माइक्रो स्ट्रेटजीज ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था कि वो बिटकॉइन को अपने अपने कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर डालेंगे। उस बैलेंस शीट में डालने के कारण जैसे अकाउंटिंग होती थी बिटकॉइन की, उस हिसाब से उस कंपनी को बहुत सारा लॉस होता था, उनकी शेयर प्राइस जो है वो डिक्रीज होती थी। पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो अब चेंज होने वाले हैं। इसको हमने ब्रीफली कभी कोई और वीडियो में भी डिस्कस किया है, बट आई थिंक काशिफ कैन एक्सप्लेन दिस बेटर कि अब कंपनीज अगर अपने पास बिटकॉइन रखेंगी तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी और उस हिसाब से कैसे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिख सकती है। मैंने पिछले कई वीडियोस में कवर किए हैं, फिर भी मैं इसको 2 मिनट में समझा दूं क्यों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज, क्योंकि आज ये वीडियो आइकॉनिक वीडियो एक्चुअली में, ये वीडियो बेस बनेगा आपकी फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि बिटकॉइन की जर्नी यहाँ से थोड़ी लंबी जाने वाली है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। पहले प्रणव था, प्रणव को माइकल सेलर समझ लो। चलो समझ लो यार, समझने में क्या जा रहा है। वैसे तो प्रणव है ऑलरेडी माइकल सेलर, तो प्रणव को माइकल सेलर समझ लो। प्रणव क्या करता था पहले कि जब ये बिटकॉइन खरीदता था, माइक्रो स्ट्रेटेजी इसकी कंपनी थी, माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बिटकॉइन खरीदा, बिटकॉइन की एवरेज प्राइसिंग आई, इतना सारा उसने खरीदा, 1,74,000 बिटकॉइन खरीदे हैं उसने। 1,74,000 बिटकॉइन की एवरेज प्राइस पता है क्या है जो कॉस्टिंग पड़ी है? वो $30,000 की कॉस्टिंग पड़ी है माइकल सेलर को। बुक्स के अंदर जानते हो उसकी वैल्यू कितनी लेता है वो? आज बिटकॉइन की वैल्यू 42,000 यूएस डॉलर पहुंच गई, 41 या 42 जो भी है। लेकिन आपको पता है माइकल सेलर बुक्स में कितने की वैल्यू करनी पड़ती है उसे, कितने की वैल्यू शो करनी पड़ती है? पता है आपको? नहीं पता ना। जो बिटकॉइन का अभी ऑल टाइम लो गया है, जब से 16,000 गया था, ऑल टाइम लो से मेरा मतलब है अगस्त 2020 के बाद जो अभी गया था पीछे, वो 16 16,500 गया था ना। बुक्स में रूल ये कहता है कि जो ये स्पेकुलेटिव एसेट क्लास है, ये जैसे बिटकॉइन हो गया और भी कुछ ऐसी एसेट क्लासेस हैं, उनकी आपको लोएस्ट वैल्यू बुक में दिखानी पड़ती है। ये रूल है, वहां का कानून है, ये अमेरिका का। क्लियर हो गया? माइकल सेलर कह रहा है भाई मेरी बुक्स के अंदर जो वैल्यू दिखा रहे हो वो राइट रिफ्लेक्शन नहीं है, बिटकॉइन तो वापस 41 पे आ गया है। तो माइकल सेलर बुक्स में लॉस दिखाता है, क्योंकि एवरेज बाइंग है $30,000 और पहुंच गया वो 16 पे। तो माइकल सेलर एक्चुअल में किताबों में 14,000 यूएस डॉलर पर बिटकॉइन लॉस में है। उसकी जब ये लॉस वो दिखाता है तो कंपनी की स्टैंडिंग बड़ी बुरी दिखती है, उसका अर्निंग पर शेयर गिर जाती है और वो राइट रिफ्लेक्शन नहीं होती। ये रूल जो है ये 1 जनवरी 2025 से चेंज हो गया है, लागू हो गया है। इस रूल के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से, और कुछ एक्सेप्शन में पहले से भी कर सकती हैं कुछ कंपनीज, माइक्रो स्ट्रेटेजी वो पहले से कर लेगी। मैं फिर फिलहाल ये कह रहा हूँ कानून में ये चेंज हुआ है। अब कोई भी कंपनी, ये सही बोल रहे हो आप, अब हम इस रूल को चेंज कर रहे हैं। अब जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस पे आप अपनी किताबों में दिखा सकते हो। तो आज सपोज करो जब ये रूल चेंज हो गया और अब जब माइकल सेलर अपनी किताबों में से चेंज करेगा तो वो बुक वैल्यू क्या दिखाएगा? वो दिखाएगा 1,74,000 इंटू 42,000 यूएस डॉलर, करीब 6 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास की नेट एसेट वैल्यू दिखाएगा और कंपनी को प्रॉफिट दिखाएगा वो। सोचो उसको इस वक्त 12,000 पर बिटकॉइन, 1,74,000 इंटू 12,000 पर बिटकॉइन, कितना बड़ा उसे प्रॉफिट हो गया इस टाइम। तो कंपनी की वैल्यू बढ़ी नहीं बढ़ी, अर्निंग पर शेयर बढ़ी नहीं बढ़ी, शेयर होल्डर को वैल्यू मिली नहीं मिली। ये कानून चेंज होने से अब बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, पहले घबराती थी कि यार बिटकॉइन की वैल्यू अगर गिर गई ना तो किताबों में लॉस दिखाना पड़ेगा, अब वो कानून में चेंज कर दिया है। अब
प्रॉफिटेबिलिटी आप फेयर मार्केट वैल्यू पे शो कर सकते हो। ये कितनी बड़ी खबर है। एक्चुअल में ये खबर ईटीएफ से बड़ी है, लोग रियलाइज नहीं कर रहे। ये जो खबर है ये ईटीएफ से बड़ी है, लेकिन लोगों को ना वही है कि वो, मेरे लिए पूछो तो मेरे लिए ईटीएफ की खबर इतनी बड़ी नहीं है, मेरे लिए ये वाली खबर ज्यादा बड़ी है। क्योंकि इस खबर से अब कंपनीज जो हैं वो अपने बुक्स के अंदर बिटकॉइन को खरीद के उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे शो कर पाएंगे। ये है पावर इस खबर की। डेफिनेटली। और उसके आगे जो इंटरेस्ट रेट की खबर है जिसके कारण ही पूरा ये चालू हुआ था डिबैकल ऑफ बिटकॉइन, 69,000 से जो गिरना चालू हुआ था बिटकॉइन, वो एक तरह से फेड के इंटरेस्ट रेट कट्स के कारण ही, फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण ही चालू हुआ था, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के कारण ही हुआ था। अब क्वांटिटेटिव लूजनिंग जो हो सकती है, प्रोबेबल चांसेस है उसके, उसका क्या सीन है? सिंपल सी बात है कि वहां पे इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आई। ठीक है, इन्फ्लेशन को 2% के नीचे वो नहीं ला सके। एक्सपेक्टेड है कि यूएस रिसेशन में जाएगा। वहां पे जो वॉर जिस तरीके से यूएस, कल भी हमने देखा कि कुछ खबर आई कि रेड सी के अंदर अमेरिकन मर्चेंट शिप्स पे और पे अटैक हुआ है। अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करते करते एक तरीके से वॉर का पार्ट बन चुका है। ऑलरेडी वो यूक्रेन और इन सब जगहों पे वो घिरा हुआ है, चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, हर जगह उसका एक, ईरान के साथ। तो जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो डिमांड ये कर रहे हैं कि अमेरिका हैज टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस। अमेरिका कैन नॉट स्टॉप इट्स स्पेंडिंग। और इसको करने के लिए अमेरिका इज गोइंग टू प्रिंट मोर मनी। अमेरिका विल नेवर लाइक इट्स इकोनॉमी टू गो डाउन इनटू रिसेशन, राइट? क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स हैं, राइट, जो डेट है, जो क्रेडिट कार्ड डेट है, स्टूडेंट लोन डेट है, अगर आप ओवरऑल जो डेट की देखो ऑल टाइम हाई पे, तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं यूएस के अंदर, ये उसे पुश करेंगी कि और मनी प्रिंटिंग के लिए, राइट? एंड दैट कैन ओनली बी पॉसिबल जब वो रेट कट्स करेंगे। रेट कट करते ही मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड है कि 2024 की स्टार्टिंग में नहीं, बट समवेयर इन द मिडल एंड बाय द एंड ऑफ 2024 यू कैन सी रेट कट्स। और ये होता है तो एवरीबॉडी नोज व्हाट हैपेंस। राइट, राइट। ये अभी तक की जो आप देख रहे हो वो थोड़ी सी लॉन्गर टर्म चीजें थी जिसके कारण बिटकॉइन बढ़ रहा है। कुछ इमीडिएट चीजें हुई हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये कि लैटिन अमेरिका के अंदर जो रूलर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रो बिटकॉइन होने चालू हैं। 2020 के अंदर भी एल सल्वाडोर नाम की एक कंट्री ने बिटकॉइन को ऑफिशियल टेंडर के रूप से एक्सेप्ट कर लिया था। वो तो एक बहुत ही रेडिकल मूव था। उसके बाद एल सल्वाडोर की बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी बढ़ा है, दे हैव गॉट सम प्रॉफिट्स। आईएमएफ ने उनको बार बार बोला है जो आप कर रहे हो वो गलत है भाई, बट दे हैव मूव्ड इन दोज डायरेक्शन। सिमिलरली अर्जेंटीना के अंदर भी जो हावेर मिलर है, ही इज अ बिग बिलीवर ऑफ द बिटकॉइन इकोनॉमी एंड द इकोसिस्टम। सो ये जो रूलर्स हैं वो प्रो बिटकॉइन आने चालू हो गए हैं। अभी तक कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रेसिडेंट नहीं है मेजर इकोनॉमीज का जो ये बोले कि बिटकॉइन अच्छा है दुनिया के लिए, बिटकॉइन को हमको यूज करना है। अभी तक ऐसा कोई इंसान, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बट आई थिंक अर्जेंटीना के हावियर मिलर के ऑफिस में आने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद, ये ऐसा एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। और एक प्रो बिटकॉइनर का प्रेसिडेंट बनना अब हमें देखने को मिलेगा कि एक मेजर इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। और इन जनरल ये बुलिश है क्योंकि एक प्रो बिटकॉइनर अगर प्रेसिडेंट बनता है तो वो उसके हिसाब से रेगुलेशंस लाएगा। एंड इन जनरल इट माइट बी गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, देयर इज अ चांस। एंड बिटकॉइन के लिए तो अच्छा है ही। एब्सोल्युटली। इसके बाद एक और पर्टिकुलर जो शायद हमने लिस्ट में नहीं डाला था पर मेरे ख्याल में वो भी है, वो ये है कि बाइनेंस अभी यूनाइटेड स्टेट्स से एक सेटलमेंट कर रहा है $4 बिलियन का, जिसके अंदर सीजी स्टेप डाउन करेंगे, प्लस $4 बिलियन जो सेटलमेंट मिल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को। उसके बाद ऐसा हो सकता है इन जनरल ये जो पैसा दे रहा है बाइनेंस
उसके बाद क्रिप्टो की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एक्सचेंजेस हैं, जो वेब3 का पूरा इकोसिस्टम है, वो लेजिटिमाइज हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं। ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने भी इसके फेवर में इसके बारे में बताया, और इन जनरल इट फील्स लाइक दैट इज वन ऑफ द रीजंस जिसके कारण जो शॉर्ट टर्म में हुआ है अभी, उसके कारण ऐसा हो सकता है कि इन जनरल लेजिटिमाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री इज वेरी वेरी क्लोज। ऑल्दो ये लोग बोलते हैं स्टेबल कॉइन के रेगुलेशन हम ला रहे हैं, लाते नहीं है। और क्रिप्टो को लेके अगर आप एक इंडस्ट्री बना रहे हो, टोकन एंटिटी डाल रहे हो, तो उसको लेके हम रेगुलेशन लाएंगे, पर लाते नहीं है। पर मेरे ख्याल में आफ्टर दिस बाइनेंस सेटलमेंट ऑफ $4 बिलियन, उस रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट से भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को हमें मिल सकता है। दीज आर द रीजंस जिसके कारण वी थिंक दैट लाइक जो हमने ये $41,000 का लेवल है वो हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। और अब जो देखने वाली बात ये कि जो इश्यूज थे, सबसे बुरी खबर थी कि सीजी को यूएस में यूएस रख लिया में है। यूएस में रख लेना, उसका पासपोर्ट लेना, उसका स्टेप डाउन करना। मतलब ये इतनी पैनिकिंग खबरें थी ना कि इससे कुछ नहीं फर्क पड़ा अगर बिटकॉइन को, तो बॉस अब मैं बता रहा हूँ फिर क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि अगर डंप होना था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे सीजी को रोक लिया था, उसका पासपोर्ट रोक लिया था, तो मुझे डर ये था कि अब डर था मुझे कहीं ना कहीं दिल में कि लोगों को एफटीएक्स की याद आएगी, और एफटीएक्स में जितनी तेजी से लोगों ने पैसा विड्रॉ किया था उस टाइम कर नहीं पाए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लोगों के अंदर पैनिक किया आएगा कि यार लेट्स विड्रॉ। वेल्स ने तो किया विड्रॉ, बट रिटेल ने नहीं किया। $1 तो बिलियन उस दिन विड्रॉ हुआ था, $1 बिलियन। हाँ, तो ये दर्शाता है कि ये जो बुरा फेज था क्रिप्टो का, उसे इग्नोर करा, उसे निकल निकल ले गए लोग। मतलब अब इसके बाद तो देयर इज गोइंग टू बी ओनली पॉजिटिव अराउंड्स, राइट? बिकॉज हमने ये जो इतने सारे जो, जब हम बोलते हैं ना वी आर साउंडिंग पॉजिटिव, वी आर साउंडिंग बुलिश, सो दैट हैज अ थीसिस ऑफ फंडामेंटल दिस थिंग। आई नो कि टेक्निकली भी लोग चार्ट्स में अपने हिसाब से वो करके दे विल फिगर आउट, बट आवर जॉब इज टू टेल यू कि बॉस फंडामेंटली व्हाई देयर इज सो मच ऑफ बुलिश सेंटिमेंट दैट इज गोइंग अराउंड। तो वो आज हमने पॉइंट्स को कवर किया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। राइट, अगर हम पूरी उस चीज को एक बार में सम अप करें, तो नवल ने बहुत अच्छे से एक कोट किया है कि टेक फीडबैक फ्रॉम नेचर एंड मार्केट्स, नॉट फ्रॉम पीपल। तो आपने जो ये मार्केट हम्म, देखा, ये जो न्यूज़ देखी, उससे आप फीडबैक लीजिए। हमसे फीडबैक लेके इन्वेस्टमेंट करने मत चले जाना। वी डोंट गिव एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। हम्म, हम सिर्फ आपको एजुकेट कर रहे हैं और एक क्यूमुलेटिव रीजन बता रहे हैं जिसके कारण एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ है बिटकॉइन के लिए। एब्सोल्युटली। चलिए, होपफुली आज आपका शो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक बार शो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, और वेब3 की दुनिया को थोड़ा सा और रेगुलर करने की कोशिश करते हैं। बीच में इरेगुलर हो गया है, नो डाउट, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड यू विल गेट अ वेरी गुड कंटेंट, स्पेशली इन द कमिंग डेज। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच गाइस।